तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में हुए एक काल्पनिक अमेरिकी ऑपरेशन के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि जो वजह बताई गई क्या वो सच थी या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। और यहीं से कहानी की असल परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये एक ऐसा बयान है जो हमें बताता है कि आधिकारिक वजहों से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल सच्चाई छिपी हुई है। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये नशीली दवाओं के आतंकवाद को खत्म करने का एक ऑपरेशन था। दूसरी तरफ स्रोत ये दावा करते हैं कि ये पेट्रोडॉलर सिस्टम को बचाने के लिए एक सैन्य कार्रवाई थी। मतलब, क्या ये कानून व्यवस्था का मामला था या फिर डॉलर के दबदबे को बचाने की एक हताश कोशिश? इस पूरे कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहले बात करेंगे उस हमले की, फिर डॉलर और वेनेजुएला के बीच सालों से चल रहे तनाव को समझेंगे। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प एंगल देखेंगे, क्या ये एक कॉर्पोरेट रेड जैसा था, और आखिर में इसके वैश्विक नतीजों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि स्रोतों के मुताबिक उस दिन जमीन पर असल में हुआ क्या था। सोचिए, ये कितनी बड़ी और नाटकीय घटना थी। एक संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस पकड़कर अपने देश ले जाती हैं। बस इसी एक घटना ने घटनाओं की उस पूरी चेन को शुरू कर दिया जिसका हम आज विश्लेषण कर रहे हैं। 303 अरब बैरल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो वजह है जो भू राजनीति का पूरा खेल बदल देती है। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है, और यही वो चीज़ है जो वेनेजुएला को दुनिया के लिए इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। अब इस हमले को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। ये कहानी जुड़ी है पेट्रोडॉलर नाम के एक सिस्टम से और वेनेजुएला के लगभग 3 दशकों के विरोध से। तो दशकों तक सिस्टम बड़ा सीधा साधा था, एक तरह का क्लोज लूप था। वेनेजुएला तेल देता, अमेरिका डॉलर देता, और फिर वेनेजुएला उन्हीं डॉलर्स को वापस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में लगा देता। ये सबके लिए फायदेमंद था, लेकिन इसकी एक ही शर्त थी, सारा लेन देन सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगा। लेकिन 1999 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने के साथ ही सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उन्होंने एक एक करके ऐसे कदम उठाए जो वेनेजुएला को डॉलर सिस्टम से दूर ले जा रहे थे। सद्दाम हुसैन के साथ तेल के बदले सामान का सौदा हो, या चीन के साथ डॉलर को बाईपास करके कर्ज का समझौता, ये हर कदम डॉलर के प्रभुत्व को सीधी चुनौती थी। अमेरिका का जवाब आया आर्थिक युद्ध के रूप में, और उसके नतीजे वो वाकई चौंकाने वाले थे। प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4 साल में 2016 से 2020 के बीच वेनेजुएला के तेल उत्पादन में 80% की जबरदस्त गिरावट आई। इसने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दी। और ये टेबल एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न की तरफ इशारा करती है। स्रोत ये तर्क देते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति मानवाधिकारों पर नहीं, बल्कि इस बात पर टिकी थी कि कौन सा देश पेट्रोडॉलर सिस्टम का पालन कर रहा है। जिन देशों ने डॉलर को चुनौती दी, जैसे वेनेजुएला, ईरान और रूस, उन पर प्रतिबंध लगे। वहीं सऊदी अरब जैसे देश, जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड भी खराब था, वो सहयोगी बने रहे क्योंकि वो सिस्टम के साथ थे। और देखिए, वेनेजुएला इस लड़ाई में अकेला नहीं था। 2025 के अंत तक ये अनुमान था कि हर साल लगभग 410 अरब डॉलर का तेल का व्यापार डॉलर के बाहर हो रहा था। तो ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं थी, ये एक ग्लोबल ट्रेंड था, एक ऐसी लहर जो पूरे सिस्टम के लिए खतरा बन गई थी। अब चलिए इस पूरी घटना को एक बिल्कुल ही अलग, एक नए चश्मे से देखते हैं। क्या हो अगर ये भू राजनीति का मामला कम और एक बड़े कॉरपोरेट रेड, यानी किसी कंपनी पर कब्जा करने की रणनीति जैसा ज्यादा हो? इस विश्लेषण की नींव है वीआईपी फ्रेमवर्क। वीआईपी का मतलब है वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, इनिमिटेबल यानी जिसकी नकल न की जा सके, और प्रॉफिटेबल यानी बहुत ज्यादा लाभदायक। और वेनेजुएला का तेल वो इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है। और देखिए, ये कोई नई रणनीति नहीं है। बिजनेस की दुनिया में ऐसा हमेशा से होता आया है, चाहे वो एप्पल का ज़ीरोक्स से टेक्नोलॉजी लेना हो या रेड बुल का एक थाई ड्रिंक का फॉर्मूला अपनाना। जब आप किसी कंपनी को सीधे सीधे नहीं खरीद पाते, तो आप उसकी सबसे कीमती चीज़ को हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ ठीक यही किया।
जब सीईओ यानी मादुरो तेल पर सौदा करने को तैयार नहीं थे और प्रतिबंध भी काम नहीं कर रहे थे, तो अगली रणनीति अपनाई गई। कंपनी को नहीं बल्कि उसके लीडर्स को खरीद लो, विपक्ष को पैसा दो, मीडिया को कंट्रोल करो, सेना के लोगों को अपनी तरफ मिलाओ और फिर सीईओ को जबरदस्ती हटाकर संपत्ति पर कब्जा कर लो। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। कैसे डॉलर को बचाने के लिए की गई ये जबरदस्त कार्रवाई असल में उसके पतन की शुरुआत कर सकती है। इस हमले ने दुनिया को एक बहुत साफ संदेश दिया कि डॉलर सिस्टम आपकी मर्जी पर नहीं चलता, इसे मिलिट्री की ताकत से चलाया जाता है। और इस एक संदेश ने डॉलर की छवि को व्यापार के साधन से बदलकर जबरदस्ती के हथियार में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? भविष्यवाणी एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट की थी। हमले की वजह से तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इससे सऊदी अरब जैसे बड़े खिलाड़ियों को अपनी तेल बिक्री का एक हिस्सा चीनी युआन में करने पर मजबूर होना पड़ा, और फिर एक के बाद एक दूसरे देश भी यही करने लगे, और आखिर में ब्रिक्स देशों ने एक पूरी तरह से नई करेंसी की घोषणा कर दी। और ये चार्ट इस गिरावट को साफ साफ दिखाता है। कुछ ही महीनों के अंदर ग्लोबल तेल बाजार में डॉलर का हिस्सा 85% से गिरकर 72% तक आ सकता है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक भूकंप लाने जैसा होगा। ये जो कोट है, ये इस पूरे विश्लेषण की केंद्रीय विरोधाभास को, मतलब जो विडंबना है, उसे बहुत अच्छे से समझाता है। सिस्टम को बचाने की कोशिश में उन्होंने दुनिया को उससे दूर भागने की हर वजह दे दी। तो आखिर में इस पूरे खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है? सबसे ज्यादा नुकसान में अमेरिकी उपभोक्ता रहेंगे, जिन्हें बढ़ती महंगाई और गिरते जीवन स्तर का सामना करना पड़ेगा। और फायदा होगा चीन जैसे देशों को, जो एक नया सिस्टम बना रहे हैं, और उन देशों को जिनके पास तेल और सोने जैसी असली संपत्ति है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी सिस्टम को चलाने के लिए लोगों की मर्जी नहीं बल्कि ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, तो क्या ये उसकी मजबूती की निशानी है, या इस बात का संकेत कि उसका अंत अब बहुत करीब है?